गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे थे? मैं रात का रखवाला हूँ जनाब। बड़े चालाक हो तो आओ मेरे पीछे, मैं भी देखूं कि कहाँ तक चलोगे। रतनपाल आगे बढ़ गया। वो शख्स वहीं खड़ा रहा था। चंद कदम चलकर रतनपाल रुक गया। आओगे नहीं मेरे पीछे? उसने कहा। मैं क्या बताऊं महाराज, मैं क्या बताऊं? राजकमल से सिर्फ एक बात कह देना। क्या? वो बेख्तियार बोला। धीरज रखे और उसके मन के फूल अवश्य खिलेंगे। जो वो चाहती है हो जाएगा, मगर ये तरीके का ठीक नहीं। अब मैं जा रहा हूँ। रतनपाल ने दोनों हाथ उठाए। दूसरे लम्हे उस शख्स की निगाहों के सामने गायब हो गया। ताक़ब करने वाला शख्स पागलों के ऐसे अंदाज में खड़ा सोच रहा था। फिर उसने मायूसी से गर्दन हिलाई और वापस मुड़ गया। राजकमल अपनी रिहायशगाह में एक मसहरी पर दराज थी। इस वक्त उसकी आंखों में परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। बहुत कम वो उस तरह परेशान नजर आई थी। वो कौन है? क्या सचमुच अंदर सभा का कोई शहजादा? सूरत व शक्ल बोल चाल अनोखी है, मगर उसकी शक्ति महान है। कहीं वो मेरी असलियत ना समझ जाए, कहीं वो मुझे पहचान ना ले। हाय राम, फिर क्या होगा? राजकमल ने और उसने खुद को पुकारा। गोंदनी आवाज दे। गोंदनी के पास तेरी परेशानियों का हल है। क्या सचमुच गुजरती उम्र के साथ तेरा दिमाग भी बूढ़ा होता जा रहा है? तेरे दिमाग में कोई तरकीब क्यों नहीं आई? बेशक वो खूबसूरत है, बड़ा ही मनमोहन है। उसकी सुंदरता के आगे सब मांद है। जोगिंदर सिंह हैसियत ही क्या रखता है? पहले तो मैंने सोचा था कि उसके बारे में, लेकिन उसे देखकर भला जोगिंदर सिंह की तरफ तवज्जो कौन दे सकता है? कैसा अजीब आदमी है, कैसा अनोखा। मेरी बात मान ले पापी, तू बस ऐश ही ऐश में संसार में हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना कुछ कर सकते हैं कि कोई सोच भी ना सके। सचमुच मैं तो सारा जीवन उसके साथ गुजार दूं और उसके बाद किसी और की तमन्ना ना करूं। हाँ, उसके बाद किसी और की ख्वाहिश कहाँ रहती है, मगर क्या वो मिल सकेगा? अगर वो मुझे पहचान गया तो? वो सोचती रही, टहलती रही, परेशान फिरती रही। वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आने की इजाजत तलब की और राजकमल भारी आवाज में बोली, आ जाओ। आने वाला दरवाजे के बाहर खड़ा पहरेदार था। उसने अदब से गर्दन झुकाई और बोला, महारानी जी कोई आपसे मिलने आया है। कन्हैया सिंह नाम बताता है, भेज दो, वो बोली और फौरन ही दुबला पतला सा एक आदमी कमरे में दाखिल हो गया। राजकमल की आंखों में दिलचस्पी उभर आई थी और उसने कन्हैया सिंह की आंखों में देखा और बोली, क्या खबर लाए हो कन्हैया सिंह? अच्छी खबर नहीं है महारानी जी। क्या बक रहे हो? हाँ महारानी जी, सच कह रहा हूँ। तो मुंह से फूटो, बात क्या हुई? मैं उसका पीछा कर रहा था महारानी जी। कामयाबी से मैं उसके पीछे चलता हुआ बाग के आखिरी सिरे तक पहुंच गया। तब वो अचानक रुक गया और मुस्कुराकर मेरी जन्म देखने लगा। फिर उसने कहा कि अगर तुम पाताल तक मेरा पीछा कर सको तो मेरे पीछे पीछे चले आओ। सारा जीवन मुझे ना पा सकोगे। ओहो, तो उसे तुम्हारे पीछा करने की खबर हो गई थी। राजकमल ने गोसीले लहजे में कहा। विश्वास करें महारानी, उसमें मेरा कोई दोष ना था। नहीं, वो तो कोई बड़ा महान आदमी है। आपको पता है कि आगे क्या हुआ? कन्हैया सिंह ने कहा। मुझे क्या पता क्या हुआ? तुम मुंह से कुछ फूटोगे तो पता चले। राजकमल होंठ सकोर कर बोली। उसने मुझसे बातें की। उसने कहा कि राजकमल से कहना थोड़ा सब्र करे और उसने आपसे जो कुछ कहा है वो उसके इंतजार करे और उसके बाद खुद ब खुद सारे मसले हल हो जाएंगे। ये कहा उसने। राजकमल बोली, हाँ यही कहा। वो समझ गया था कि मैंने तुम्हें उसके पीछे लगाया है। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। और वो अपने मन में क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा महारानी, कुछ नहीं सोचेगा। वो तो बहुत ही महान है। जानती है कि उसके बाद वो अचानक ही मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। ऐसा गायब के पता ही ना चला। मेरे सामने खड़े का खड़ा गुम हो गया था। वाकई राजकमल कुछ सोचने लगी। फिर गर्दन झटक कर बोली, तू खड़ा क्यों है? अब यहाँ पर नरक में जा। और कन्हैया सिंह गर्दन झुकाए दरवाजे से बाहर निकल आया।
लेकिन उसका रुख नरक की जन्म नहीं था। राज कंवल तो उन अल्फाज से और ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसने आहिस्ता से गर्दन झटकी। नहीं रतन, मेरे रतन, मैं तेरे बस की नहीं हूँ, मैं तेरा इंतजाम कर ही लूंगी, उसने गंभीर लहजे में कहा और किसी गहरी सोच में डूब गई। काफी देर तक वह परेशान रही और रतन अपनी कुव्वतों से काम लेकर उसके बारे में जान गया। तब तो बड़ी किरकिरी होगी। क्या मैं खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता दूं? वो सोच सोचकर पागल हो भी जा रही थी और सारी रात वो जागती रही, सोचती रही। सुबह को उसे नींद आ गई। दीवाने किरण दास ने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ दिए और रतन पाल ने हाथ जोड़कर उसके सलाम का जवाब दिया। महाराज की सेवा में अपना वही दुखड़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या बात है किरण दास जी, मन का एक ही रोग है महाराज, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो, बस कुछ समय जा रहा है कि उसका पोल खुल जाएगा। मन डूबने लगा है सोच सोचकर, इसलिए आपके पास आ गया था, मन को कुछ शांति मिले, किरण दास ने कहा। हमारी भी यही ख्वाहिश है किरण जी कि हम जल्द अज जल्द उस राक्षस को जहन्नम रसीद कर दें। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और हाँ, और कोई खास बात नहीं हुई। जोगिंदर सिंह से बात हुई थी। जोगिंदर सिंह कौन है? मैंने आपको बताया था महाराज, शाही सलार है। राज कंवल नए शिकार में से फांस लिया था, मगर अब उसके जंजाल से निकल आया है और हमारा आदमी है। वो हमारी हर तरह से सहायता करेगा। राजा यशोनत पाल का क्या हाल है? महाराज का मन रोगी है, कुछ कहते नहीं, मगर चेहरे से मन का पता चलता है। उनसे मिलो तो सही, रतन पाल मुस्कुराकर बोला। रोज ही मिलता हूँ महाराज। ऐसे नहीं, जाती तौर पर मिलो और उनके दिल का हाल मालूम करो। देखो कहाँ तक खुलते हैं, मौका मिले तो अजीत पाल की बात निकालो। जो आ गए महाराज, किरण दास ने कहा। बाहर जाओ किरण दास, भगवान भली करेगा, रतन पाल ने कहा और किरण दास बाहर निकल आया। रतन पाल से मिलकर उसके दिल को सुकून हो जाता था। राज दरबार के बाद वो महाराज यशोनत पाल के पास पहुंच गया। इस वक्त वो अपने आरामगाह में तन्हा थे। किरण दास का नाम सुनकर उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। किरण दास ने अंदर दाखिल होकर दोनों हाथ जोड़ दिए। क्या बात है दीवान जी, कोई खास काम है हमसे? हाँ महाराज, कहो। महाराज, दीवान किरण दास रियासत का दीवान है, मगर आपका दास है। मुझे फख्र है महाराज के मेरे मन में हमेशा राजधानी को संवारने का ख्याल रहा। मेरे मन में हमेशा इस खानदान की वफादारी रही और मुझे फख्र है महाराज के मेरी राजा को भी मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं किरण दास, ये ठीक है। गोया मेरा भी कोई अधिकार है आप पर, क्यों नहीं? तो उसी अधिकार को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कहो क्या बात है? महाराज को आज मैंने दरबार में देखा था, बड़े थके थके नजर आ रहे थे। क्या मैं उसकी वजह पूछ सकता हूँ? कुछ तबीयत ठीक नहीं है किरण दास। अगर ऐसी बात है तो वीदों को बुलाओ, हमें महाराज का जीवन प्यारा है। मेरे इस रोग का इलाज वीदों के पास नहीं मिलेगा और ये रोग का मन का है। यशोनत पाल ने ठंडी सांस भरकर कहा। किरण दास अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए पूछता है कि वो रोग क्या है। क्या किरण दास इस काबिल नहीं कि उसे मन की कोई बात बताई जाए? ये बात नहीं है किरण दास। तो फिर बताइए महाराज, आप क्यों परेशान हैं? क्या हमने अच्छा किया किरण दास? क्या मतलब? इस उम्र में हमें किसी जवान लड़की से शादी करनी चाहिए थी। क्या हमने बहुत बड़ा पाप नहीं किया? क्या हमने अपने हाथों अपनी चिता नहीं बनाई? महाराज, किरण दास गम से बोला। हमें बताओ किरण दास, हमारा जीतपाल, हमारा बेटा क्या हमारी हवस का शिकार नहीं हुआ? क्या किसी बाप ने अपने बेटे को ऐसी मौत दी होगी? वो हमें बहुत याद आता है किरण दास, हम बड़े बेअक्ल हैं। महाराज, आप धीरज रखें, आप उसकी वजह सोचें। वो कौन सी कुव्वत थी जिसने आपको इस तरह बदल दिया? किरण दास दबी जुबान में बोला। कोई कुव्वत नहीं थी दीवान, कोई कुव्वत नहीं थी, सिर्फ हमारी हवस थी जिसने हमें अपना सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ हमारी हवस थी। महाराज यशोनत पाल रोने लगे। वो ना रोए महाराज, ना रोए, आपको भगवान की सौगंध ना रोए। दीवान किरण दास ने आगे बढ़कर उनके पैर पकड़ लिए। हमें मत रोको किरण दास, हम अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं। आप बताओ कि किस मुंह से हम किसी से कहें कि हमने अपना सब कुछ खो दिया? बताओ किरण दास, हमारा जीतपाल कहाँ है? वो हमें बहुत याद आता है। जब भी उसकी सूरत हमारी निगाहों के सामने आती है, हम मौत के नजदीक पहुंच जाते हैं। क्या हम आत्महत्या कर लें? किरण दास, हम जरूर आत्महत्या कर लेंगे। महाराज, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करें। मैं अपनी असलियत से बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ महाराज, मगर आज मैं कुछ कहे बगैर न रह सकूंगा।
कहो किरणदास, क्या कहना चाहते हो? तुम्हें इजाजत है, महाराज ने रोते हुए कहा। महाराज यशोनतपाल जी, आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं उसी कुव्वत की बात कर रहा हूँ जिसने आपको ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। वो कुव्वत हवस की कुव्वत नहीं, बल्कि जादू की कुव्वत है। एक ऐसी बुरी रूह की खराबी है जिसने आपका मन अपने पंजे में कस लिया। बुरी रूह? यशोनतपाल ने भारी लहजे में पूछा। हाँ, बुरी रूह महाराज, आज मुझे सब कुछ कहने दें। बुरी रूह और सिर्फ बुरी रूह, किरणदास ने सख्त लहजे में जवाब दिया। कौन सी बुरी रूह की बात कर रहे हो किरणदास? महाराज नाराज तो ना होंगे? नहीं किरणदास, हम नाराज नहीं होंगे, हम बड़े टूट गए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। जीव जिसका दिल को दिल चाहे कह दे, हम बड़े बेगैरत हो गए हैं। मैं रानी राजकमल की बात कर रहा हूँ मगराज। भगवान की सौगंध, ये बात बड़े दिनों से मेरे मन में थी, शुरू से मेरे मन में थी, मगर उसके कहने का समय नहीं आया था। आज मुझे इसके समय का मौका मिला है। क्या कहना चाहते हो किरणदास? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ महाराज। क्या राजमहल, क्या राजकमल एक सपेरे नहीं थी? क्या वही शाही महल के काबिल थी? नहीं। क्या आप उसे किला महल से भगाने के लिए नहीं गए थे? क्या आप उसके लिए परेशान नहीं थे? क्या कुमार उससे विवाह करना चाहते थे? हाँ, यही बात थी। फिर महाराज ने उसे रानी बनाने का फैसला क्यों कर लिया? इतना सख्त फैसला उसके लिए रियासत का ताज भी फेंक दिया। उस अजीतपाल को कत्ल करा दिया जिसकी बीमारी से आपका दिन रात का चैन हराम हो गया था। हाँ, हमने ऐसा ही किया है किरणदास। मैं फिर यही कहूंगा महाराज, आपने कुछ नहीं किया। तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आती किरणदास। राजकमल जादूगरनी है, उसने आपके मन में जादू करके कब्जा किया और आपसे वो सब कुछ ऐसा जो होश की आलम में आप कभी ना करते। वो जादूगरनी नहीं है किरणदास, पागलपन हमसे ही हुआ है, महाराज यशोनतपाल ने कहा। यही तो उसका जादू है महाराज, कि वो आपको ये नहीं सोचने देती कि वो जादूगरनी है। मगर तुम ये बात कैसे कह सकते हो किरणदास? महाराज परेशान लहजे में बोले। अभी ना कहने की बात है। मेरा ख्याल है कि महाराज आप भी समझदार होंगे, और अगर नहीं समझ सके तो अब अंदाजा लगाइए। आपका मालूम है कि शिकार के दौरान क्या हुआ? महाराज चौंक कर बोले। बस मैं नहीं कह सकता, भगवान की सौगंध, मैं अपने मुंह से कभी ना कहूंगा, लेकिन आपको खुद अंदाजा होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि उन परेशानियों के पीछे किसका हाथ है। हाथ तो उसी का है जो हम कह चुके हैं, महाराज यशोनतपाल परेशान लहजे में बोले। हम कभी भी उसे अपनी पत्नी नहीं समझ सके। हम तुम्हें क्या बताएं दीवान किरणदास के हम इतने गए गुजरे भी नहीं, मगर उसके सामने हमें ना जाने क्या हो जाता है। हम कुछ नहीं रहते, हम खुद को इंसान नहीं समझते। बस किरणदास हम पर एक सहर सा तारी हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। हमने तुमसे कहा किरणदास कि हम पर सहर तारी हो जाता है। तो महाराज यशोनतपाल का मुंह हैरत से खुल गया और दीवान किरणदास के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। यही तो अर्ज करने आया था महाराज, यही तो अर्ज करने आया था। यही वो बात है जिसे आप नहीं मान रहे। भगवान की सौगंध महाराज, मैं आपका वफादार हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपसे ऐसी कोई बात कहूँ जिससे आपके मन को दुख पहुँचे, मगर मेरी बात मान लें। महारानी कमल ने आप पर जादू किया है, और उस जादू के तहत आपने वह सब कुछ किया है जो आप कभी ना करते। तो क्या वह सचमुच जादूगरनी है? हाँ, जादूगरनी, सिर्फ जादूगरनी। ये तो बहुत बुरा हुआ किरणदास, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसके फेर में पड़कर हमने अपना सब कुछ खो दिया। अब हम वो सब कुछ कहाँ से पाएंगे, कहाँ से लाएंगे अपने अजीतपाल को? भगवान पर भरोसा रखें महाराज, ये बात मन में रखें। वो आपकी दोस्त नहीं, वो आपको हलाक करना चाहती है, और आप उसके फेर में पड़े रहे तो एक दिन वो आपको खत्म कर देगी। हमें मौत से नहीं डर लगता किरणदास, मगर हम उसके हाथों तो नहीं हटेंगे। फिर क्या करें महाराज? किसी तरह कोई शिश करो, कोई उपाय करो किरणदास। सोच ले महाराज, किरणदास आपका दास है। अगर उसने कुछ किया और आपको उसकी बात बुरी लग गई तो किरणदास का क्या होगा? किरणदास ने कहा। कुछ नहीं होगा किरणदास, अब हमें एहसास हो रहा है, भगवान की सौगंध, अब हमें एहसास हो रहा है कि शिकार के दौरान भी ये सब कुछ हो रहा था। ना जाने वो कहाँ चली जाती थी, ना जाने वो उठकर कहाँ जाती थी। क्या मतलब? वो रातों को हमारे पास नहीं रहती किरणदास, ये बात हमें अच्छी तरह मालूम है। फिर कहाँ जाती है भगवान जाने। हम उसका पीछा करने की जुर्रत नहीं कर सके, इसलिए कि हम उससे शर्मिंदा रहते हैं। वो उड़कर चली जाती थी, हम सोते बन जाते ताकि वो हमें जागता ना समझे।
वो हम पर तंज करती, उसने हमारा किस किस तरह मजाक ना उड़ाया। भगवान की सौगंध आज ये तमाम बातें हमारी समझ में आ रही हैं। किरण दास, तुमने हमारी आंखें खोल दी। किरण दास, हम तुम्हारे मशहूर है, यशोनत पाल ने भर्राई हुई आवाज में कहा। भगवान की कृपा है महाराज कि आपकी आंखें खुल गई। अब किरण दास को अपने काम में आसानी होगी। तुम क्या करोगे किरण दास? करूंगा नहीं महाराज, कर चुका हूँ। ये फर्ज तो किरण दास का था, रियासत की देखभाल करे, महाराज की देखभाल करे। किरण दास ने अपना फर्ज पूरा किया है, आप चिंता ना करें। किरण दास, महाराज परेशान लहजे में बोले। हाँ महाराज, आपका दास जो कुछ करेगा आपके भले के लिए होगा। अब मुझे आज्ञा दें। किरण दास अपनी जगह से उठ गया। अगर वो जादूगरनी है किरण दास, तो सोच कर समझ कर काम करना। हे भगवान, ये हमें क्या हो गया था? हमारी रक्षा करो प्रभु। महाराज परेशान हो गए थे। किरण दास ने प्रणाम करके बाहर निकल आया। उसने वापस जाकर सारी बातें रतनपाल को बताई और रतनपाल मुस्कुराने लगा। भगवान की कृपा है कि किरण महाराज, मगर मुझे ताज्जुब है यशोनत पाल जी ये सारी बातें जान कैसे गए? बस अब उसका जादू टूट रहा है। ये निशानी है हमारी कामयाबी की। मैं समझा महाराज कोई उपाय कर रहे होंगे। किरण दास ने कहा, भगवान बड़ा है, सारे काम उससे शुरू होते हैं और उसी पर खत्म हो जाते हैं। हमें तुमसे एक काम है किरण दास। हुक्म दे महाराज। किरण दास ने कहा, हमें महल से दूर एक ऐसी जगह दरकार है जहां हम अपने खेल का बाकी हिस्सा पूरा कर सकें। मुझे उसके बारे में बताएं। और रतनपाल उसे माजी ज़मीर समझाने लगा। किरण दास गर्दन हिला रहा था। उसके लिए मैंने काफी फोर्स का इंतखाब किया है महाराज। काली फोर्स? रतनपाल ने भूमि उठाकर पूछा। हाँ, रू महल के पास एक इमारत काली फोर्स के नाम से मशहूर है और उसमें पहले मंदिर था, लेकिन फिर उसे कैद खाने में बदल दिया गया और अब वो इमारत एक कैद खाने की हैसियत रखती है। क्या वहाँ पहरे का माकूल इंतजाम है? हो सकता है, जिस तरह आप चाहेंगे हो सकता है। तो फिर जाओ किरण दास, मुमकिन है आज ही रात हम ये खेल खत्म कर दें। रतनपाल ने कहा और किरण दास प्रणाम करके वापस चला गया। रात हो गई। राजकमल दीवानों की तरह उसका इंतजार कर रही थी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। वो पुरइसरार वजूद उसके हवास पर छा गया था और इस तरह छा गया था कि लाख कोशिश के बावजूद उसे नहीं भुला सकी थी। बिल्कुल ही बेबस और लाचार होकर वो इस वक्त यहाँ आई थी। फिर उसे रतन नजर आया। सफेद लिबास, चमकता हुआ सफेद बदन, एक अनोखा वकार, एक हसीन मुस्कुराहट और उसके हाथों में फूल थे। और फूल देखकर राजकमल के दिल को सुकून हुआ। कमल कुमारी, रतन की आवाज उभरी। मेरे रतन। वो बेख्तियार आगे बढ़ी और रतन ने फूल आगे बढ़ा दिए। राजकमल ने फूल उसके हाथों से लेकर चूम लिए। और मुझे इन फूलों की जरूरत नहीं है रतन। मुझे नूद अनमोल रतन चाहिए जो मेरे मन में आ बैठा है। अनमोल रतन हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी होती है। राजकमल रतनपुर इसरार लहजे में बोला। मुझे बताओ रतन, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे मन में समाना चाहती हूं। राजकमल ने कहा, मन का सच जग जीत लेता है और क्रोध सब कुछ हार देता है। मन से क्रोध निकाल दो, सब कुछ जीत लोगी। मैं तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखती हूँ। और राजकमल शिकायती लहजे में बोली, दोष तुम्हारा नहीं है कमल, तुम्हारे मन में है। लेकिन देख लो, मैं आज भी तुम्हारे लिए प्रेम के फूल लाया हूँ। तुम क्या चाहते हो रतन? बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम मुझसे सच्चे मन से प्रेम करती हो, हाँ, इसमें कोई शक ना करो। उसके बावजूद तुमने उस आदमी को मेरे पीछे लगा दिया। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे बारे में। हमने तो कल रात अपनी सारी आजमाल की, लेकिन अब मेरी बारी है। रतन ने मुस्कुराते हुए कहा। रतन, मैं हार गई हूँ। मैंने जीवन में पहली बार हार मान ली है। हाँ रतन, भगवान की सौगंध, मैंने पैदा होने के बाद से अब तक जंग कभी किसी तरह मान नहीं हारा, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं भी तुमसे प्रेम करने लगा हूँ राज, लेकिन मुझे डर है रतन। कैसा डर? मेरे बारे में जानने के बाद तुम मुझसे प्रेम ना कर सकोगे। रसीली चमारन की बेटी गोंदनी का यह ख्याल गलत है, रतनपाल बोला और राजकमल की आंखें हैरत से फट गईं। तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। रियासत हरियाणा की महारानी को कौन नहीं जानता। ये दूसरी बात है कि उस समय लोग गोंदनी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि गोंदनी ने अपने बारे में सारे सबूत खत्म कर दिए थे। रतनपाल ने कहा, रतन तुम मुझे पागल कर दोगे। इसका मतलब है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूँ। मेरा दोष नहीं है रतन, भगवान की सौगंध, मेरा दोष नहीं।
बस मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, तुम सब कुछ जानते हो, मुझे शर्मिंदा ना करो। ये बात असूल के खिलाफ है। मैं तुम्हें अपने बारे में किसी हद तक बता चुका हूँ, तुम्हें भी जुबान खोलनी चाहिए। हरियाला में बिल आखिर मैं एक जाल में फंस गई और फिर मेरी हालत खराब हो गई। मैं पागलों की तरह सड़कों पर मारी मारी फिरती रही, फिर जंगलों में निकल आई और एक बार फिर मुझे शक्ति मिल गई। लेकिन इस बार मेरे जीने के अंदाज बदल गए थे। अगर तुम सब कुछ जान गए रतन तो उससे आगे ना पूछो। इंसानी खून मेरी जवानी का राज है, मगर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं जानता हूँ कंवल, बस तो फिर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तुम्हारे मन का भेद जानना चाहता हूँ, अपने मन का भेद तो बताओ। राज कंवल ने प्यार भरे लहजे में कहा। जानना चाहते हो? रतन लाल ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। क्यों नहीं, जिसके प्रेम में दीवानी होकर रह गई हूँ उसके बारे में क्यों ना जानना चाहूंगी। आओ मेरे साथ, रतनपाल ने कहा और राज कंवल खुशी से आमादा हो गई। वो रतनपाल के पीछे पीछे चल पड़ी। रतनपाल राजमहल से निकल आया। राज कंवल के चेहरे पर तजस्सुस जरूर था, लेकिन उसे राज कंवल के साथ आगे बढ़ने में कोई तर्ज नहीं किया था। रात का वक्त था, आबादियां गहरी नींद सो रही थी और बस्ती के सड़कों और गलियों के आवारा कुत्ते भी कोनों खुदरों में मुंह छुपाए हुए थे। उस तारीकी और सन्नाटे में दूसरा पुरइसरार वजूद कालीदास की तरफ बढ़ रहे थे। काली फोर्स की पुरइसरार इमारत काफी भयानक नजर आ रही थी। राज कंवल को आज तक उस इमारत की तरफ आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था और इस वक्त वो रतनपाल की शख्सियत के शहर में खोई हुई थी, इसलिए उसने कुछ सोचा भी नहीं। काली फोर्स के दरवाजे पर पहुंचकर वो ठटकी। रतन, ये कौन सी जगह है? आ जाओ कंवल, रतन ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय कहा और राज कंवल एक ठंडी सांस लेकर मुस्कुराती हुई उसके साथ अंदर दाखिल हो गई। इमारत साए साए कर रही थी। रतन उसे लिए हुए इमारत के अंदरूनी हिस्से तय करता रहा और फिर वो एक अनोखी जगह पहुंच गया। ये एक बड़ा सा कमरा था जो तारीक था, लेकिन थोड़ी देर के बाद रतनपाल ने वहां शमें रोशन कर दी और कमरे का माहौल उजागर हो गया। बड़ी खौफनाक जगह है, राज कंवल मुतासर लहजे में बोली। हाँ वाकई, मगर कैसा? क्या तुम्हें भी खौफ लग रहा है? बड़ा डर लग रहा है रतन, राज कंवल मुतासर लहजे में बोली। तुम तो इस माहौल से कहीं ज्यादा खौफनाक हो कंवल। तुम्हारी जवानी इंसानी खून से बरकरार है और तुम क्यों खौफ खा रही हो? रतन, राज कंवल ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। झूठ बोल रहा हूं मैं। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? ज्ञान की शक्ति से, रतनपाल ने जवाब दिया। और उसके बावजूद तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ, क्यों तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्रेम करने लगी हो और मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करोगी, रतनपाल ने जवाब दिया। ओहो रतन, तुम्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास है? मेरे रतनपाल, सचमुच तुम्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास है और इससे भी ज्यादा? फिर तुम मेरी बात मान लो। तुम्हारी शक्ति मेरे साथ मिल जाएगी तो हम दोनों अमर हो जाएंगे। मैं तैयार हूँ कंवल, लेकिन महाराज शूनतपाल जी और उस बुढ़े कोसर का नाम क्यों लेते हो? वो तुम्हारे पति हैं कंवल। पति? राज कंवल ने हकारत से हंसते हुए कहा। और उसने मेरे साथ फेरे जरूर किए हैं, मगर मुझे बहन समान समझता है। क्या मतलब? रतनपाल ने पूछा। हाँ रतनपाल, वो बूढ़ा आज तक मुझे पत्नी नहीं बना सका, तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की थी? बस खेल था एक, और मैं सपेरन बनकर अजीत पाल के जश्न सेहत में शामिल हुई और फिर अजीत पाल के सामने आकर उसका मन लौट लेने में कामयाब हो गई। फिर मैंने कलाम हल के सामने बहती हुई नदी में अपने आप को अजीत पाल के सामने पेश किया और वो मुझे निकाल लाया। मुझे पता चला कि वह पापी तो पहले ही मेरे प्रेम में गिरफ्तार है, सो उसने मुझे संसार की निगाहों से छुपा कर रखा। कहाँ? रतनपाल ने पूछा। कलाम हल में। और फिर जब उसने अपने पिता स्वामी यशूनतपाल को अपने प्रेम की कथा सुनाई तो उसके पिता बड़े नाराज हुए, मेरे पास पहुंचे और मैंने सोचा कि अभी तो स्वामी जी राजा हैं, अजीत पाल को किसी तरह रोक भी सकते हैं। और फिर मुझे अजीत पाल से प्रेम नहीं था, मैं तो बस प्रेम का नाटक खेल रही थी। फिर मैंने महाराज की मुखालफत को प्रेम में बदल दिया और वो खुद ही मुझसे विवाह करने को तैयार हो गए। ये सोचो रतनपाल जी कि क्या महाराज यशूनतपाल इस काबिल थे कि वो मेरे शरीर को छू सकते? राज कंवल ने रतनपाल से सवाल किया। हाँ वाकई वे इस काबिल नहीं थे, रतनपाल तंजिया लहजे में बोला। बस तो रतनपाल जी, मैंने उनकी जून ही बदल दी और जिस दिन से उन्होंने मुझसे विवाह किया उस दिन से वो आहें भरने के सिवा कुछ नहीं करते। तुम्हें हंसी आएगी ये सुनकर कि जब भी रात होती है वो मेरी ख्वाबगाह में जरूर आ जाते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि वो जल्द अज जल्द गहरी नींद सो जाएं।
पर वो जाग रहे होते हैं और वो सारी रात जागते रहते हैं और मैं मजे से सोती हूँ। सो तुम खुद ही सोचो कि ऐसे आदमी को पति कहा जा सकता है। मगर राजकमल के बावजूद वो तुम्हारे पति हैं, तुम मेरे जीवन में कैसे आओगी? बुढ़ी को जब चाहूं हलाक कर सकती हूँ और फिर कौन रोकने वाला है? उसकी मौत के बाद मैं ही उस रियासत की मालिक हूँ, जिसे चाहूं राजा बना दूं। सोचो, मेरे मन का राजा हुआ होगा वही और उसकी रियासत का राजा भी होगा। मैंने अब इस रियासत का ताज तुम्हारे सर पर रखने का फैसला किया है रतन भाई। खूब, गोया तुम मुझे राजा बनाना चाहती हो। हाँ, राजकमल ने कहा और रतनपाल का बुलंदो बांग कहका गूंज उठा। मगर देवी जी, मेरी और तुम्हारी उम्र में तो बड़ा ही फर्क है। रतनपाल बोला। क्या मतलब? राजकमल चौंक कर उसे देखने लगी। तुम खुद सोचो, तुम भी तो इतनी ही बूढ़ी हो, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा, जितने महाराज यशोनतपाल हैं। मैं ठहरा जवान आदमी, मेरा और तुम्हारा संबंध कैसे हो सकता है? कैसी बातें करते हो रतनपाल? जब सब कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, मैं कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। तुम्हारा ख्याल गलत है राजकमल। तुम इतनी बूढ़ी होकर कि तुम अपनी दादी तो समझ सकता हूँ, प्रेम का नहीं। रतनपाल ने कहा और राजकमल बेचैन हो गई। उसकी आंखों से परेशानी के साथ झलकने लगे। तभी दफतन एक सरसराहट सुनाई दी और एक चौकोर जंगला राजकमल और रतनपाल के ऊपर आ पड़ा। वो दोनों उसमें कैद होकर रह गए थे। राजकमल ने चौंक कर इधर उधर देखा। ये क्या हुआ? शायद हमारी बातें किसी ने सुन ली हैं, रतनपाल ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन राजकमल को उसकी ये इस मुस्कुराहट बहुत बुरी महसूस हुई और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक पैदा हो गई। रतनपाल, क्यों? तुमने मुझसे धोखा किया है। हाँ, मैंने तुमसे बिल्कुल धोखा किया है देवी जी, और भगवान की सौगंध, ये धोखा जीवन में पहली बार मैंने किसी के साथ किया है। बात मिनश मिनश की है, रतनपाल ने जवाब दिया। तुम मेरा अपमान कर रहे हो रतनपाल। तुम इस काबिल भी नहीं हो राजकमल कि तुम्हारा अपमान किया जाए। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद कोई भी आदमी तुम्हारी गंदी रूह से प्रेम कहाँ कर सकता है? मैं तुमसे रोज़े अव्वल से नफरत करता हूँ। तुम एक ऐसी राक्षस हो जिसे संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं, और मैं यही सोचकर तुम तक पहुँचा हूँ देवी जी। मैंने यही सोचा है कि लोगों को तुमसे निजात दिला दूं। भगवान मुझे माफ करे। तुम्हारा क्या ख्याल है रतनपाल? क्या तुम मुझे धोखा देकर बाजी जी सकते हो? राजकमल की आंखों में खौन ख्वार चमक पैदा हो गई। मेरी बात ना करो देवी जी। संसार को तुमसे निजात पाने की कोशिश में अगर मुझे मौत भी आ गई तो भगवान की सौगंध बड़ी अच्छी मौत होगी। तो फिर तुम ये बड़ी अच्छी मौत कबूल करो। मेरा तो जो कुछ होगा देखा जाएगा, राजकमल ने कहा। उसके चेहरे के तासरात बदलने लगे। उसके होंठ मुड़ गए थे और उसकी शख्सियत करी हो गई थी। रतनपाल उसकी खौफनाक चेहरे को देखकर हंस पड़ा। मैं संसार को तुम्हारा यही चेहरा दिखाना चाहता था। मेरा यही फन था, राजकमल को संसार को तुम्हारा असली रूप दिखा दूं। सो भगवान का शुक्र है कि मेरा ये काम हो गया। और उसने हंसते हुए कहा था, तुम संसार को कुछ दिखाने के लिए जीते कब रहोगे? रतनपाल, राजकमल की शक्ति के बारे में तुम्हारा अंदाजा गलत है। मैं तुमसे प्रेम करती थी, इसलिए इतनी नरम हो गई थी। लेकिन राजकमल उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसी वक्त चंद कदमों की आहट सुनाई दी और वो चौंक पड़ी। हाँ महाराज, थोड़ा सा कष्ट देना चाहता हूँ, किरणदास ने अदब से कहा और यशोनतपाल से तज्जब से देखने लगा। क्या बात है किरणदास, कहीं ले जाना चाहते हो? कहाँ? ये अभी नहीं बताऊंगा। चलो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। जाओ, घोड़े दौड़ाओ। घोड़े तैयार है महाराज, मगर हमें छुप कर चलना होगा। संसार में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किरणदास ने कहा और यशोनतपाल तज्जब से उसे देखने लगा। उसे किरणदास की इस बात पर सख्त हैरत हो रही थी, लेकिन बहरहाल वो किरणदास पर मुकम्मल एतमाद करता था, इसलिए खामोशी से उसके साथ बाहर आ गया। महल के एक मखसूस अकबी दरवाजे पर 3 घोड़े खड़े हुए थे और उन घोड़ों के नजदीक और भी कोई मौजूद था। यशोनतपाल ने तज्जब से देखा, ये शाही दस्ते का सलार जोगिंदर सिंह था। तब उसने किरणदास की तरफ देखा और किरणदास ने गर्दन झुका दी। जोगिंदर सिंह भी हमारे साथ चलेगा महाराज। ठीक है, यशोनतपाल ने कहा और किरणदास ने सहारा देकर उसे घोड़े पर सवार कर दिया। दूसरे घोड़े पर किरणदास सवार हो गया। तीसरे घोड़े पर जोगिंदर सिंह था। तीनों खामोशी से आगे बढ़ने लगे और थोड़ी देर के बाद काली फोर्स के करीब पहुंच गए। यशोनतपाल के चेहरे पर अजीब से तासरात थे, जो रात की तारीकी की वजह से नजर नहीं आ सकते थे। बहर सूरत उन्होंने घोड़ी
घोड़े काली फोर्स से थोड़ी दूर एक दरख्त से बांध दिए और सड़क के दूसरी तरफ निस्बतन एक गहरी जगह में उतरकर काली फोर्स की जानब बढ़ने लगे। किरणदास, मुझे बताओ तो सही, क्या कोई खास बात है? यशवंत पाल ने कहा। खास बात ही है महाराज, वरना मैं आपको इतना कष्ट ना देता। मगर क्या मुझे भी तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। काली फोर्स में हमें छुप कर दाखिल होना होगा महाराज। वहाँ चंद लोग मौजूद होंगे और उनकी बातें सुननी है। कौन लोग हैं वो? ये तो वहाँ चलकर ही मालूम होगा महाराज, किरणदास ने मुस्कुराते हुए कहा। और यशवंत पाल तो अजब से शाने सकोड़ कर रह गया। बहर सूरत वो किरणदास के साथ काली फोर्स के एक मखसूस हिस्से से अंदर दाखिल हो गया। जो सिंगर जोगिंदर सिंह भी उनके साथ ही था। फिर वो छुपते छुपाते कदमों की चाप पैदा किए बगैर एक कमरे में दाखिल हो गए। उस कमरे से मुल्हिक वो बड़ा हाल था जिसमें इस वक्त रतनपाल और राज कंवल मौजूद थे। शायद पहले ही से ये सारे मामला तय कर लिए गए थे, क्योंकि इस बड़े कमरे में झांकने का माकूल इंतजाम मौजूद था। यशवंत पाल ने शमून की रोशनी में झांक कर देखा तो सबसे पहले राज कंवल नजर आई और वो लर्ज कर रह गया। यशवंत पाल ने तशंजीन अंदाज में किरणदास के हाशाने पर हाथ रखा और उस पर दबाव डाला। किरणदास ने उसकी कलाई पर हाथ रखते हुए अदब से कहा, धीरज रखें महाराज, धीरज रखें, गौर से सुने, ये लोग क्या बातें करते हैं। किरणदास ने कहा और यशवंत पाल ने उधर कान लगा दिए।